आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? जैसा हमें पता है कि एलिमेंट्स जो है वो हर मैटर का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है, और जब 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी उस समय बहुत कम एलिमेंट्स फाउंड थे। लेकिन 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते और 19th सेंचुरी की शुरुआत में हमारी केमिस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी थी कि किसी भी कंपाउंड से उसके एलिमेंट्स को आइसोलेट करना बहुत आसान हो गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1800 सेंचुरी में जो 30 एलिमेंट फाउंड थे वो 1865 तक आते आते 63 हो गए थे। और जैसे जैसे इनके नंबर बढ़े वैसे वैसे उनकी स्टडी करना मुश्किल हो गया। तो उनकी स्टडी को ईजी करने के लिए, उन्हें आसान करने के लिए उसके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत सभी साइंटिस्ट लोगों को लगी। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया गया था वो था मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो कि उनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता था। इस तरह से क्लासिफिकेशन करने से एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्लास में आने लग गए। तो ये रफ आइडिया था, लेकिन क्लासिफिकेशन नहीं चला इस तरह से। लेकिन जैसे ही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई तो केमिस्ट लोग एटॉमिक मास को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानने लगे, और उन्होंने ट्राई किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की और एटॉमिक मास के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने का। और इसका एक फॉर्मेशन जो हुआ वो पीरियोडिक टेबल बन के हमारे सामने आया। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो एटॉमिक मास के कंसेप्ट के बाद जो क्लासिफिकेशन दिया था वो डॉबरे ने दिया था। उसने अरेंज किया था 3 ग्रुप में एलिमेंट्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और जिसमें जो सेंटर एटम है उसका एटॉमिक मास बाकी के जो 2 बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके मीन के इक्वल था। और इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड्स का नाम दिया गया। बट कुछ ऐसे ट्राइड्स थे जिनमें एलिमेंट्स जो थे उनके एटॉमिक मास बिल्कुल इक्वल थे। जैसे आप देख सकते हो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके जो एटॉमिक मास है नियरली बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि ऐसे ये जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होता था लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया वो टेलोरिक स्क्रू या कॉन्कॉर्डियस का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रियल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया था और उसमें 16 लाइन इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ की थी सरफेस के परपेंडिकुलर, और उसने इस पे हेलिक्स बनाया 45 डिग्री पर और अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट का डिफरेंट 16 या उसका मल्टीपल है वो सेम परपेंडिकुलर लाइन पर शो हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सेम है। लेकिन दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो न्यूलैंड का था। उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और ऑब्जर्व किया कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसके फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे संगीत के 7 सुर सा, रे, ग, म, प, द, नी, सा, पहला और 8वां सुर बिल्कुल सिमिलर है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो लिथियम है वो अगर पहला नंबर लिया जाए तो सोडियम 8वें नंबर पर है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन यह जनरलाइजेशन भी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ये एप्लीकेबल है ओनली लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक वेट अप टू 14 म्यू, जैसा मतलब कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो लोथर मेयर का अरेंजमेंट था। उसने एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, और ऑब्जर्व किया था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको कर्व में सिमिलर पोजीशन मिली। जैसा कि देखो ये ग्राफ बना एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ लिया उसने एटॉमिक वेट, और ग्राफ में जब कर्व बना तो उसने देखा कि जो जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं जैसे कि लिथियम, यहाँ देखिए सोडियम, इन सबको पीक पे जगह मिली, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको असेंडिंग पोजीशन मिली कर्व में।
और जो लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको डिसेंडिंग पोजीशन मिली। लेकिन ग्राफ को याद रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया। जो फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रू था क्लासिफिकेशन में वो था मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ ने जिस समय क्लासिफिकेशन पे काम करना शुरू किया था उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। उसने रिलेशन मेंटेन किया था एटॉमिक वेट एलिमेंट्स का और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। उसने मेनली कंसंट्रेट किया था जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स बना रहा था। उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए चुना था ताकि क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है और बहुत ही सारे एलिमेंट्स उनके साथ मिलके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब उसने इनको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि अगर इनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एक पोजीशन के बाद वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। इसीलिए उसने एक लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये 1872 की है, मेंडलीफ की फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। उसने एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिकेशन किया था कि उस समय कुछ एलिमेंट्स फाउंड नहीं थे। उसके लिए भी उसने स्पेस छोड़ दिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स फाउंड होंगे। ये ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसने एग्जाम्पल के तौर पे नाम दिया, जैसे गैलियम और जर्मेनियम उस समय पता नहीं थे और उनको उसने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। और उसने ये बिलीव भी किया था कि सिमिलर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी के जैसी एलिमेंट्स फ्यूचर में फाउंड होंगे और ये रिमार्केबल करेक्ट भी है। इसीलिए ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के बाद उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते गए। जैसे उस समय इनर्ट गैसेस फाउंड नहीं थी तो इनर्ट गैसेस के फाउंड होने के बाद उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक और नया ग्रुप ऐड कर दिया जो कि जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और 2 ग्रुप्स उसने अलग कर दिए थे 14 एलिमेंट्स के, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को। इस तरह से जो उसकी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी उसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको ग्रुप कहा गया और 7 हॉरिजेंटल रॉज थी जिसको पीरियड कहा गया। जो ग्रुप्स थे उनमें 0 से 8 तक नंबरिंग दिए गए थे और 0 और 8 को छोड़ के बाकी को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था ए और बी में। जो मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी उसका सिग्निफिकेंट ये था कि एक तो उसने स्टडी को बहुत ही सिस्टमेटिक कर दिया था। उसने न्यू एलिमेंट्स के लिए प्रेडिकेशन किया था जैसे कि इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जिनको बाद में नाम गैलियम और जर्मेनियम का दिया गया था। इसके अलावा उसने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बेरिलियम को उसने जब असाइन किया था तो उसका एटॉमिक वेट 13.5 लिया था। अगर उसका वेट होता तो उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा जाता और वहाँ कोई वैकेंट प्लेस नहीं था। और दूसरा कि उनकी जो पोजीशन थी वो जस्टिफाई भी नहीं होती। देन उसने उसका एटॉमिक वेट 9 दिया और उसको प्लेस किया उसकी प्रॉपर पोजीशन पे लिथियम और बोरोन के साथ। मेंडलीफ की जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी उसके बहुत सारे एडवांटेज थे, उसके साथ ही उसमें बहुत सारे सीरियस डिफेक्ट्स भी थे। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं होना। हाइड्रोजन को उसने फर्स्ट ए ग्रुप में रखा था जबकि वो रिसेंबल करता है फर्स्ट ए और 7th ए हेलोजन ग्रुप के साथ। दूसरा, उसने एनोमलियस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे पेयर भी रखे हैं जैसे कोबाल्ट और निकल। निकल का जो एटॉमिक वेट है वो 58.7 है और जो कोबाल्ट का वेट है 58.9 है। फिर भी कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में रखा था क्योंकि उसका जो बेस था पीरियोडिक टेबल का वो था एटॉमिक मास, तो उसको आइसोटॉप्स को भी जगह देनी थी, वो भी मेंडलीफ अपनी पीरियोडिक टेबल में नहीं दे पाया। इसके अलावा कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने एक ही ग्रुप में रख दिया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उसने कॉइंच मेटल के साथ रख दिया था जबकि उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। और 8th एलिमेंट्स जो 8th ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर पोजीशन नहीं दी उसने और न ही उसने लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेट रॉ में रखा था। ये उसके सबसे बड़े डिफेक्ट्स थे।